नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे वासुदेव नंदन जी की हिंदी व्याकरण की पुस्तक से और पिछली कई कक्षाओं के अंतर्गत हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, सभी वर्णों का उच्चारण स्थान, जैसे स्वरों का उच्चारण स्थान, व्यंजनों का उच्चारण स्थान, इन सभी को बहुत अच्छे से पढ़ा है। यदि उन सभी वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कक्षाएं हैं, सभी प्लेलिस्ट में दे दी गई हैं, आप ज़रूर से देखें। और अब हम कुछ अभ्यास यानी कि टेस्ट सीरीज़ के रूप में हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपकी परीक्षा में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। इस सबसे बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप 1 से 2 बार ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करेंगे आज की इस कक्षा को, जो कि विगत जो हम पढ़ते आ रहे हैं वर्णों के बारे में, संधियों के बारे में, तो उन सबसे संबंधित है। तो देखेंगे सबसे पहले कि निम्नलिखित कथनों में से शुद्ध हो उनके सामने सही का चिन्ह और जो अशुद्ध हो उनके सामने गलत का चिन्ह लगाए। जैसे ई यानी कि बड़ी ई जो है वो क्या है, अल्प प्राण अक्षर है। तो आप सभी जानते हैं कि जो बड़ी ई है वो महाप्राण है, तो ये क्या है, गलत है, यानी कि बड़ी ई अल्प प्राण अक्षर नहीं है। वहीं ह का बाह्य प्रयत्न अघोष है, ये भी गलत होगा। ह का बाह्य प्रयत्न जो है वो अघोष नहीं होता है। वहीं तालव्य श का उच्चारण स्थान तालु है, तो ये सही है। तालव्य श का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। वहीं य र ल व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, जो कि सही है। य र ल व कई बार ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है और ऑप्शन में दिया रहता है, तो य र ल व आप ध्यान रखिएगा, यदि ऑप्शन में हो और पूछा जा रहा है अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं तो इनको लगाइएगा, तो ये क्या है, सही है। वहीं पंचमाक्षर अब देखिए, अंग, इय, अण, न और म अनुनासिक वर्ण है, तो जी हाँ, ये सभी क्या है, अनुनासिक वर्ण है। एक मात्रिक उच्चारण को दीर्घ कहते हैं, जो कि गलत है। एक मात्रिक उच्चारण को दीर्घ नहीं कहते हैं। अब अगला देखेंगे कि निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों को भरना है, जिसमें जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वहीं व्युत्पत्ति के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो व्युत्पत्ति के अनुसार स्वरों के 3 भेद है। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, यानी कि व्युत्पत्ति के अनुसार स्वरों के 3 भेद है। कितने भेद है, स्वरों के 3 भेद है। याद करते चलिए साथ साथ में, ताकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और एक साथ आप याद भी करते चलिए, प्रैक्टिस भी आपकी होती रहे, इसीलिए मैं ये प्रैक्टिस सेट को अलग से करा रही हूँ। तो व्युत्पत्ति के अनुसार स्वरों के कितने भेद है, 3 भेद है। स्वर की मैं बात कर रही हूँ, उसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त, ठीक है, 3 स्वरों के भेद हो गए। वह जिन वर्णों का स्पष्ट उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाए उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं व्यंजन। व्यंजन को उच्चारण करने के लिए हमेशा स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो जिन वर्णों का स्पष्ट उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाए उन्हें हम क्या कहेंगे, व्यंजन कहते हैं। अगला है क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है क वर्ग का उच्चारण स्थान। ये भी प्रश्न बहुत बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। वहीं क्ष, त्र, ज्ञ, ये तीनों क्या है, ये तीनों है संयुक्त व्यंजन। तो ये सभी देखिए प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो श, त्र, ज्ञ, ये तीनों क्या है, संयुक्त व्यंजन है। वही वर्णों का उच्चारण करते समय जो यत्न करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो उस यत्न को कहते हैं महाप्राण। ठीक है, वर्णों के उच्चारण करते समय जो यत्न करना पड़ता है उसे महाप्राण करते हैं, और जो यत्न नहीं करना पड़ता है उसे कहते हैं अल्प प्राण। तो यहाँ लिखा है कि यत्न करना पड़ता है, तो ये क्या है, महाप्राण। वही विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो सभी जो विसर्ग है उनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। तो विसर्ग जिसमें भी आ जाए तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। कंठ से विसर्ग का उच्चारण किया जाता है। वही जिन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग करना है उन्हें क्या कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग करना है उन्हें अघोष वर्ण या अघोष प्रयत्न कहते हैं। यानी कि अघोष में क्या है कि केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है। अब अगला हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ निम्नलिखित शब्द दिए गए नीचे, तो निम्नलिखित शब्दों के बनाने वाले वर्ण भी दिए गए हैं। जो शुद्ध हो उसके आगे हम सही लगाएंगे और जो अशुद्ध है उसके आगे गलत। जैसे विद्यार्थी को जब हम शुद्ध रूप में लिखेंगे तो तोड़ करके कैसे लिखेंगे, तो व जोड़ ई, यहाँ देखिए व के नीचे हलंत नहीं है, तो ये क्या हो गया, पहले ही गलत हो गया। तो इसमें क्या हो गया, ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि व के साथ जब ई लगेगा
तो यहाँ पे व के नीचे हलंत होना चाहिए। तो इसी प्रकार से आपको परीक्षा में भी प्रश्न देखने को मिलेंगे और बहुत बारीकी से आपको उसमें अंतर करना पड़ेगा कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। अब देखेंगे अगला विद्युत। विद्युत जो है यहाँ पे भी देखिए व के नीचे हलंत नहीं लगा हुआ है और उसके बाद ई दिया गया है, तो ये भी क्या है, गलत है। वहीं देखेंगे क्रम। क्रम में क्या है, क के नीचे हलंत है जोड़, र के नीचे देखिए हलंत नहीं है, चूँकि क्र की बात की जा रही है तो यहाँ पे क्या हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, अब क्या है अगला देखेंगे प्रतीक्षा। प्रतीक्षा के लिए क्या है कि प के नीचे देखिए यहाँ पे भी हलंत नहीं है, र के नीचे भी नहीं है, तो ये भी क्या है, गलत है। वही बचपन, ब के नीचे हलंत जोड़ अ, ठीक है। च के नीचे हलंत जोड़ अ, ठीक है। प के नीचे हलंत जोड़ अ, ठीक है। न के नीचे हलंत जोड़ अ, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो बचपन है वो सही हो गया। उसी प्रकार सत्य के लिए स के नीचे हलंत है अ, ठीक है। त के नीचे हलंत जोड़ य जोड़ अ, ठीक है, तो ये भी सही हो गया सत्य। तो इसी प्रकार से आपको तोड़ने को भी कहेगा और जोड़ के सही करने को भी कहा जाएगा और साथ साथ सही और गलत भी पूछा जाएगा। आगे देखेंगे कोष्टक में दिए गए शब्दों में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं, उसी से रिक्त स्थानों को भरना है। तो पहला देखेंगे तालव्य श के उच्चारण में जिह्वा डैश को स्पर्श करती है। तो आप सभी जानते हैं कि जिह्वा किसको स्पर्श करती है, तालु को। तो तालव्य श के उच्चारण में जो जीवा है वो किसको स्पर्श करती है, तो तालु को स्पर्श करती है। वहीं व का उच्चारण स्थान क्या है, तो व का उच्चारण है दंतोष्ठ। क्या होता है, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। वहीं अगला है कोई भी वर्ण डैश के भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है। तो कोई भी वर्ण जो है वो मुंह के भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है। वही अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर डैश लगाया जाता है। तो अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर बिंदु लगाया जाता है। वही अ का उच्चारण डैश और तालु से होता है। तो अ का उच्चारण जो होता है वो कंठ और तालु से होता है। वही जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह डैश ध्वनि कहलाती है। तो आप सभी जानते हैं कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तो वो युग्मक ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है, युग्मक ध्वनि कहलाती है। अगला है काम में डैश ध्वनियाँ है। तो काम में दो ध्वनियाँ हैं। कितनी ध्वनियाँ हैं, काम और काम में दो ध्वनियाँ हैं। वही डैश की अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है। तो बद्धाक्षर जो होती है उसकी अंतिम ध्वनि क्या होती है, व्यंजन होती है। जो बद्ध स्वर होते हैं, जो बद्धाक्षर स्वर होते हैं, उसकी अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है। अगला देखेंगे कि डैश वाले अक्षर पर बलाघात होता है। तो विसर्ग वाले अक्षर पर बलाघात होता है, यानी कि विसर्ग वाले जो अक्षर होते हैं उस पर क्या होता है, हमेशा बलाघात होता है। वही संगम हमेशा शब्दों के डैश में होता है। तो संगम है, चूंकि संगम है तो हमेशा कैसा होगा, बीच में होता है। तो संगम जो है वो हमेशा शब्दों के बीच में होता है। आगे चलेंगे, आगे देखिए कि नीचे लिखी संधियों तथा संधि विच्छेदों में से शुद्ध के सामने सही और अशुद्ध के सामने गलत चिन्ह लगाइए। जैसे संधि विच्छेद देखिए, परोपकार। परोपकार का संधि विच्छेद क्या होता है, पर जोड़ उपकार, जो कि सही है। और इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें हम ये भी देखते चलेंगे, इसमें है गुण संधि। ठीक है, परोपकार में। वही रविंद्र, इसका संधि विच्छेद देखेंगे, रवि जोड़ इंद्र, जो कि सही है। ठीक है, रवि में छोटी की मात्रा और इंद्र, रविंद्र, तो ये सही है। और इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें दीर्घ संधि। ये मैंने इसलिए आपके लिए लिखा है क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि इसमें कौन सी संधि है। तो रविंद्र जो है उसमें कौन सी है, दीर्घ संधि है, क्योंकि छोटी ई और ई मिलकर के बड़ी हो गई है, तो यहाँ पे दीर्घ संधि। वही एक एक का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, एक एक का एक जोड़ एक बराबर एक एक, जो कि सही है। और इसमें भी क्या है, वृद्धि संधि है। वही मनोरंजन का मनोर जोड़ रंजन, जो कि गलत है। मनोर जोड़ रंजन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, मन जोड़ रंजन। और ये जो है इसमें मनः जोड़ रंजन, और इसमें क्या है, विसर्ग संधि है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मनः जोड़ रंजन बराबर मनोरंजन, और ये क्या है, एक विसर्ग संधि है। तो मनोर जोड़ रंजन ये क्या है, गलत है। वही नमस्कार का जो संधि विच्छेद है वो है नमः जोड़ कार बराबर नमस्कार, जो कि सही है। और ये भी एक क्या है, विसर्ग संधि। वही पुनरुक्ति का संधि विच्छेद पुनः जोड़ उक्ति, जो कि सही है। और इसमें भी क्या है, विसर्ग संधि। इत्यादि का इत जोड़ आदि, जो कि गलत है, बल्कि क्या होगा, इति जोड़ आदि बराबर इत्यादि। क्या होगा, इति जोड़ आदि बराबर इत्यादि। और ये जो है इसमें होगी यण संधि। कौन सी संधि, यण संधि।
वही संकल्प, संकल्प में कौन से संधि विच्छेद क्या होगा संकल्प का, तो यहाँ लिखा है सम जोड़ कल्प, जो कि गलत है क्योंकि म के नीचे हलंत होगा और यहाँ पे हलंत नहीं है, तो इसका सही संधि विच्छेद होगा सम म के नीचे हलंत जोड़ कल्प, ठीक है, जो कि एक व्यंजन संधि है। अगला देखेंगे भूषण। भूषण का जो संधि विच्छेद है यहाँ पे लिखा हुआ है भू जोड़ अन, जो कि गलत है, होगा क्या भूष जोड़ अन, भूष जोड़ अन बराबर भूषण, जो कि एक प्रकार की क्या है व्यंजन संधि है। अगला हम देखेंगे प्रथमोध्याय। प्रथमोध्याय का क्या, यहाँ लिखा हुआ है प्रथमा जोड़ अध्याय बराबर प्रथमोध्याय, तो ये क्या है सही है, तो ये जो संधि इसकी सही है प्रथमोध्याय, मतलब प्रथमा जोड़ अध्याय बराबर प्रथमोध्याय, तो ये भी प्रथमा जोड़ अध्याय ये विसर्ग संधि है। वही दुह जोड़ शासन का जो संधि विच्छेद होगा यहाँ पे लिखा क्या है दुह जोड़ शासन, जो कि गलत है, होगा क्या दुह, यानी कि विसर्ग संधि होगी दुह जोड़ शासन, तो ये होगा दुशासन और इसमें भी क्या होगी विसर्ग संधि। अगला देखेंगे निर्धन। निर्धन का जो संधि विच्छेद यहाँ पे दिया गया है नी जोड़ धन बराबर निधन, जो कि गलत है, होगा क्या निह जोड़ धन होगा, यानी कि यहाँ पे विसर्ग संधि होगी, तो ये गलत है। वही अभिषेक का संधि विच्छेद है अभि जोड़ सेक, जो कि सही है और ये व्यंजन संधि है। वही वाकजाल। वाकजाल का संधि विच्छेद क्या होगा वाक, जिसपे क के नीचे हलंत होगा, वाक जोड़ जाल बराबर वाकजाल, जो कि सही है और वाकजाल क्या है एक प्रकार की व्यंजन संधि है। वही सच्चरित्र का यहाँ संधि विच्छेद है सद जोड़ चरित्र, जो कि गलत है, होगा क्या सत्य जोड़ चरित्र, ठीक है, सत्य जोड़ चरित्र बराबर सच्चरित्र, तो ये भी क्या है व्यंजन संधि है। तो इस प्रकार आपने देखा किस प्रकार से संधियाँ इसी प्रकार से पूछी जाती हैं, तो बहुत अच्छे से इसको ध्यान से तैयार कीजिएगा। अब हम आगे चलेंगे जहाँ लिखा हुआ है कि नीचे कुछ शब्दों के संधि विच्छेद दिए गए हैं और उनकी संधि करके आपको लिखना है। जैसे महा जोड़ ईश बराबर क्या हो जाएगा महेश, सदा जोड़ एव बराबर सदैव, गण जोड़ ईश बराबर गणेश, जल जोड़ उर्मी बराबर जलोर्मी, वही अनु जोड़ अय बराबर अन्वय, नौ जोड़ इक बराबर नाविक, रमा जोड़ ईश बराबर रमेश, वधु जोड़ उत्सव बराबर वधुत्सव, महा जोड़ ओज बराबर महोज, ने जोड़ अन बराबर नयन। देखिए इसी प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। आगे हम देखेंगे संधि विच्छेद करें, यानी कि संधियों का विच्छेद करना है। जैसे देवेंद्र का देव जोड़ इंद्र बराबर देवेंद्र, निर्विवाद का निह जोड़ विवाद बराबर निर्विवाद, शिष्टाचार का शिष्ट जोड़ आचार बराबर शिष्टाचार, वहीं यथोचित का यथा जोड़ उचित बराबर यथोचित, सर्वोदय का सर्व जोड़ उदय बराबर सर्वोदय, व्याकुल का वी जोड़ आकुल बराबर व्याकुल, सद्भावना का सत्य जोड़ भावना बराबर सद्भावना, वहीं उन्नति का उत जोड़ नति बराबर उन्नति, वहीं वांग्मय का वाक जोड़ मैं बराबर वांग्मय, जगदीश का जगत जोड़ ईश बराबर जगदीश। अगला देखेंगे संगम किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। तो आप सभी जानते हैं जो संगम है वो जोड़ने वाला होता है, यानी कि ऐसा योजक या फिर ऐसे मेल जहाँ पे जोड़ने वाला एक चिन्ह हो, या फिर कह सकते हैं कि जोड़ने का बोध हो, योजक हो, जोड़ने वाला हो, वो कहलाता है संगम। यानी कि संगम का अर्थ है जोड़ने वाला। जैसे कि तुम्हारे और तुम्हारे, तो तुम्हारे को आपस में संगम ने जोड़ दिया और बना दिया तुम्हारे, ठीक है। उसी प्रकार जब हम अलग करते हैं तो क्या लिखते हैं कि तुम्हारे, लेकिन संगम से अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या कहेंगे तुम्हारे, ठीक है। तो इस प्रकार संगम क्या है योजक चिन्ह को कहते हैं, या फिर संगम कहते हैं जोड़ने वाले को। वही अगला है अनुतान की विशेषता क्या है। तो शब्द का अर्थ परिवर्तित कर सकता है, इसकी बहुत बड़ी विशेषता है अनुतान की कि ये शब्द के अर्थ को क्या कर सकता है परिवर्तित कर सकता है। वही तालव्य श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो तालव्य श जो है इस ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु है, चूंकि मैं कह ही रही हूँ तालव्य श, और इसका उच्चारण स्थान ही क्या है तालु है। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है। तो निम्नलिखित में से चुन करके आपको
लिखना है। तो समुच्चय का जो संधि विच्छेद है वो हो जाएगा सम के नीचे फिर म के नीचे हलंत, ठीक है, जोड़ उत त के नीचे हलंत जोड़ चय बराबर समुच्चय, यानी कि सम जोड़ उत जोड़ चय बराबर समुच्चय। अब अगला है तालव्य श और दंत श के उच्चारण भेद को स्पष्ट कीजिए। तो तालव्य श का उच्चारण जो कि तालु से होता है, वहीं दंत स का उच्चारण दांत से होता है, और इन दोनों के उच्चारण में जीवा स्पर्श करती है, यानी कि तालव्य श के उच्चारण में जीवा जो है वो तालु को स्पर्श करती है, वहीं दंत स के उच्चारण में जीवा जो है वो दांत को स्पर्श करती है। तो यही सबसे बड़ा इन दोनों में क्या है, अंतर है। आगे हम देखेंगे कि निम्नलिखित ध्वनियों को मिलाकर एक शब्द बनाए, जैसे क हलंत जोड़ अ, यानी कि क, वहीं म हलंत जोड़ अ बराबर क्या हो गया म, वहीं ल हलंत जोड़ अ बराबर हो गया ल। तो क्या बन गया शब्द, कमल। वहीं आगे देखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण क्या है, मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसका खंड ना हो सके। तो वर्ण क्या है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो सके। आगे देखेंगे विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। वही ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि जो है वो शब्दों की आधारशिला है जिसके बिना शब्द की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार अब अगला देखेंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में दीजिए। जैसे कि क्या श का उच्चारण स्थान तालु है। तो आप बताएं कि श का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है या नहीं। तो जी हाँ, जो श है तालव्य श उसका उच्चारण स्थान तालु ही है। वहीं क्या अय का उच्चारण कंठ और तालु से होता है। तो हाँ, अय का उच्चारण तालु कंठ और तालु से होता है। वहीं य र ल व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो हाँ, य र ल व क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। वहीं क्या संगम हमेशा शब्द के अंत में होता है। तो नहीं, संगम जो है वो शब्द के बीच में होता है, अंत में नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। जैसे कि चोरी के अपराध में एक आदमी पकड़ा गया पर वह चोर नहीं था। जज ने उससे पूछा, तुम चोर हो। अपराधी ने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ। चोर शब्द को उस आदमी ने जिस ढंग से कहा उससे प्रतीत होता है कि वह चोर नहीं है। ध्वनि के ऐसे उच्चारण को क्या कहते हैं, बलाघात या अनुतान। तो ऐसे उच्चारण को हम कहते हैं अनुतान। वही है वह का उच्चारण स्थान क्या है। तो वह का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, ठीक है। अगला है निम्नलिखित ध्वनियों को मिलाकर एक शब्द बनाएं। तो द हलंत जोड़ अ बराबर क्या बन गया, द। वहीं क हलंत जोड़ मूर्धन्य श हलंत जोड़ अ बराबर श। तो दक्ष क्या बन गया, दक्ष। वही ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ पे ध्वनि का जो उच्चारण स्थान वो दांत भी है, तालु भी है, दंतालु भी और मूर्धा भी है। कहने का है कि ध्वनि जो है वो मुख के विभिन्न भागों की सहायता से, ये सभी अंगों की सहायता से ध्वनि का उच्चारण किया जाता है। वही सूक्ति का संधि विच्छेद क्या है। तो सूक्ति का संधि विच्छेद है सु जोड़ उक्ति बराबर सूक्ति। अगला बोला जा रहा है निम्नांकित ध्वनियों को मिलाकर के एक शब्द बनाए। य हलंत जोड़ अ बराबर य। वहीं ज हलंत जोड़ य हलंत जोड़ अ बराबर ज्ञ। तो क्या बन गया, यज्ञ। वहीं उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो उ जो ध्वनि है उसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। अगला है सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद है सूर्य जोड़ उदय बराबर सूर्योदय। अगला है त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है। तो त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान है दंत। अगला देखेंगे 27 नंबर, व्यर्थ का कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो व्यर्थ जो है उसका संधि विच्छेद जो सही है वो होगा वी जोड़ अर्थ बराबर व्यर्थ। अगला है प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। तो प वर्ग जो है उसका उच्चारण मुंह के ओष्ठ से होता है। वही अगला है अंतर्गत का संधि विच्छेद क्या है। तो अंतर्गत का संधि विच्छेद होगा अंतः जोड़ गत बराबर अंतर्गत। अगला देखेंगे क का उच्चारण स्थान क्या है। तो क जो है उसका उच्चारण स्थान है कंठ। क्या होगा, उच्चारण स्थान कंठ होगा क का। वही नारायण का सही संधि विच्छेद क्या है। तो नारायण का सही संधि विच्छेद है नार जोड़ अयन बराबर नारायण। वही च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। तो च वर्ग का उच्चारण जो है वो मुंह के तालु से होता है। कहाँ से होता है, तालु से होता है च का उच्चारण। अगला देखेंगे स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो स्वार्थ का सही जो संधि विच्छेद है वो होगा स्व जोड़ अर्थ बराबर स्वार्थ। अगला देखेंगे नायक का सही संधि विच्छेद क्या है। तो आप सभी ने कई बार पढ़ा है, नायक का संधि विच्छेद होगा नय जोड़ अक बराबर नायक।
अगला है साष्टांग का संधि विच्छेद क्या है। तो साष्टांग का संधि विच्छेद होगा स जोड़ अष्ट जोड़ अंग बराबर साष्टांग। ठीक है, क्या होगा, स जोड़ अष्ट बराबर अंग बराबर साष्टांग। अगला देखेंगे ड का उच्चारण स्थान क्या है। तो ड का जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। क्या हो जाएगी, मूर्धा हो जाएगी उच्चारण स्थान। वही अगला है निम्नलिखित ध्वनियों से मिले शब्द का प्रयोग एक वाक्य में करें। तो शब्द क्या है, क हलंत जोड़ अ बराबर क, ल हलंत जोड़ अ बराबर ल, और तालव्य श हलंत बराबर अ बराबर क्या हो गया, मिला करके कलश। तो ये तो हो गया ध्वनियों से मिला जो शब्द है वो हो गया कलश, और इसका प्रयोग एक वाक्य में करें। तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका एक वाक्य बना करके मुझे भेजें, ताकि मैं भी देख सकूं कि आप इस प्रकार से अभ्यास से जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे आपका जो ये दूसरा जो अध्याय था और इसके सभी अभ्यास है पूरे समाप्त हो जाते हैं। अब अगली कक्षा में हम फिर से अब पढ़ेंगे ध्वनि और लिपि के बारे में, लिपि चिन्हों के बारे में, वर्तनी के बारे में, विराम चिन्हों के बारे में। तो इसी प्रकार चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।